नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं दास्तान सीजन 3 में एक और नई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेके। आज की जो स्टोरी है वो फिर से थोड़ी सी छोटी रखूंगा मैं, लेकिन इस स्टोरी में आप जो हैं बहुत सारे नाम और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स देखेंगे जो अभी तक कहीं पे भी मीडिया में नहीं अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत लोगों ने उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि विक्की गोस्वामी इस सिटी का था और इसने इस तरीके से शुरुआत की, ये यहाँ पहुँचा। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो विक्की के कुछ पार्टनर्स की कहानी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और ये जो आज का जो एपिसोड है इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे करेक्टर्स हैं विक्की गोस्वामी के साथ कि उनको एक एपिसोड में जोड़ना या उनके बारे में बताना वो पूरा नहीं होगा। तो आज जो हम फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे कि विक्की गोस्वामी कहाँ से आया, कैसे वो कहाँ कहाँ पहुंचा और उसके कौन कौन से पार्टनर्स हुए। तो आज का एपिसोड सिर्फ विक्की गोस्वामी और उसके साथ के जो लोग हैं उनके ऊपर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विक्की गोस्वामी के बारे में मीडिया में हमेशा छपता रहा है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विक्की गोस्वामी जो है अहमदाबाद का रहने वाला था और उसके 15 भाई बहन थे। और 15 भाई बहन के होने के नाते घर में एक अलग सा ही माहौल था। दूसरी तरफ जो इसके पिताजी थे विक्की गोस्वामी के, वो थे एक पुलिस में रिटायर्ड ऑफिसर अहमदाबाद में, और ये लोग अहमदाबाद में ही अपने जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ जो है विक्की ने अपनी जीवन की जो शुरुआत करी वो एक छोटे स्तर पे की। छोटे स्तर से मेरा मतलब है कि गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है और बहुत पहले से ड्राई स्टेट है। तो इसने जो है सबसे पहले जो है इलीगल लिकर, मतलब कि ड्राई स्टेट होने के नाते दूसरी स्टेट से लिकर ला के ये सप्लाई किया करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मैंड्रेक्स के बिजनेस में आया और मैंड्रेक्स के बिजनेस में आने के बाद ये अहमदाबाद में ही लोकल स्तर पे, यानी कि एक लोकल ही एरिया में अपने अहमदाबाद में छोटे स्तर पे जो पार्टियाज होती थी बड़े बड़ी लेवल की, उनमें ड्रग सप्लाई किया करता था। और उसके बाद ये इंटरनेशनल मैंड्रेक्स ड्रग लॉर्ड बन गया। अब ये कैसे बना ये थोड़ा सा जानते हैं। ये 80s के आसपास जो है दुबई शिफ्ट हुआ और दुबई शिफ्ट होने के बाद इसने वहाँ पे अपनी एक मैंड्रेक्स की फैक्ट्री स्थापित की। तो विक्की गोस्वामी ने एक मैंड्रेक्स की फैक्ट्री जो है दुबई में लगाई, यानी कि यूएई में लगाई। और उस जगह का एरिया का जो नाम था जहाँ पे ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई वो था खोर फक्खान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद, क्योंकि दूसरे देशों के नाम प्रोनाउंस करना इतना इजी नहीं होता। तो खोर फक्खान, KHORFAKKHAN, ये एरिया का जगह है। और ये एक पोर्ट एरिया है। पोर्ट एरिया से है कि यहाँ पे जो है शिप्स आते हैं दूसरी कंट्रीज़ के और यहाँ से शिप जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो इसने ये जो विक्की गोस्वामी है उसने यही एरिया क्यों चुना अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, उसके पीछे कारण ये था कि सी पोर्ट है और सी पोर्ट से आप जो है शिप के द्वारा जो है स्मगलिंग कर सकते हैं और ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिटी के अंदर लगाएंगे जो फैक्ट्री है तो उसको आपको वहाँ से स्मगल करने के लिए सी का रास्ता लेना पड़ेगा या प्लेन का रास्ता लेना पड़ेगा। तो सिटी में है तो सिटी से आप पोर्ट की तरफ जाएंगे तो चेकिंग हो सकती है, चेकिंग होगी तो पकड़ा जाएगा। तो इजी एक्सेस के लिए इसने जो है वो पोर्ट एरिया का जो नाम बताया खोर फक्खान, वहाँ पे इसने जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की और वहाँ पे ये सब चीज़ें करता रहा। और ये जो है 1992 तक जो है दुबई में ही रहा। और दुबई में रहा तो यहाँ पे जब रहा तो ये बहुत सारे लोगों के टच में आया, क्योंकि दुबई उस समय इंडियन माफिया का एक हब बन चुका था। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला, खासकर छोटा राजन से और अबू सलीम से। और छोटा राजन और अबू सलीम मिल के क्या कहते हैं इसके साथ काम करने लगे विक्की गोस्वामी के साथ। और उनका कुछ स्टेक था इस फैक्ट्री में, छोटा राजन का और अबू सलीम का काम करने के लिए इसमें कुछ परसेंटेज थी। या तो कहते हैं कि जो मैंड्रिक्स का जो बिज़नेस था उसको
सप्लाई करना या सेफ पैसेज दिलवाने के लिए ये दोनों जो हैं विकी गोस्वामी के साथ जुड़े थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपने एक एपिसोड में भी कवर की थी कि जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद 94 में जो है क्या कहते हैं छोटा राजन अलग हो गया था, और अलग होने के बाद उसने जो है एक कंसाइनमेंट दुबई से भिजवाया था साउथ अफ्रीका मैंड्रिक्स का। वो साउथ अफ्रीका का जिसमें उस कंसाइनमेंट में 2 करोड़ का फ़ायदा छोटा राजन को हुआ था, वो कंसाइनमेंट जो था वो शायद विकी गोस्वामी का ही था, क्योंकि वो पोर्ट का एरिया जो था दुबई से खोर खान था, और वहाँ से ये जो छोटा राजन ने दुबई सामान भिजवाया, दुबई से जो सामान भिजवाया आई मीन मैंड्रिक्स का साउथ अफ्रीका, वो शायद विकी गोस्वामी का ही कंसाइनमेंट था जिसमें 2 करोड़ की कमाई हुई। उसके बाद जो है ये वहाँ से शिफ्ट होता है 1992 में। 1992 में विक्की गोस्वामी जो है ज़ाम्बिया में शिफ्ट होता है, और वहाँ पे भी ये अपना ड्रग्स का बिजनेस फैलाने लगता है और काफ़ी कुछ वहाँ पे पहुँच सकता है। और इसी बीच में ज़ाम्बिया में 1995 के आसपास की बात है, 1994 या 1995 के आसपास की बात है कि ज़ाम्बिया पुलिस इसे अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद इसको जो है 1995 या 1994 में साउथ अफ्रीका डिपोर्ट कर देती है ड्रग ट्रैफिकिंग के केस के ऊपर कि ये ड्रग वाला है और इसको जो है हमारे देश में रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो शक के घेरे में लेके ज़ाम्बिया से साउथ अफ्रीका विकी गोस्वामी को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि डिपोर्ट कर दिया गया। और 1995 में जब ये साउथ अफ्रीका मूव हुआ तो वहाँ पे ये एक ड्रग डीलर के टच में आया, और ड्रग डीलर नहीं ड्रग लॉर्ड कहूँगा, जो 1995 का जो साउथ अफ्रीका का एक ड्रग लॉर्ड था उसके टच में आया, और उसका नाम था रॉबर्ट रॉक्स डालमिनी। सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, जो नाम था उसका रॉबर्ट रॉक्स डलामिनी। ये वहाँ का जो था वो साउथ अफ्रीका का एक नोटेबल ड्रग लॉर्ड था, और उसके साथ मिलके इसने जो है कुछ बिजनेस शुरू किया है अपना साउथ अफ्रीका में रॉबर्ट रॉक के साथ मिलके, और काफ़ी कुछ इसने वहाँ पे पैसा भी कमाया। इसी बीच में एक और इंसिडेंट होता है, लेकिन जो रॉबर्ट रॉक्स डालमिनी है, आप इस समय उसकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं जो एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ है, ये रॉबर्ट रॉक की है जो कि विकी गोस्वामी के टच में आया था 1995 में। अब मैं 1995 का एक और किस्सा आपको बताता हूँ विकी गोस्वामी का, कि 6 अप्रैल 1995 को जो रॉबर्ट है, जो एक ड्रग लॉर्ड है वहाँ का साउथ अफ्रीका का, वो गायब हो जाता है, और गायब हो जाता है तो उसका शक जाता है विकी गोस्वामी पे कि इसने जो है मर्डर किया है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस की ये सामने आया था कि जो रॉबर्ट है उसको जो है विकी गोस्वामी ने मिलने के लिए बुलाया था, और जब वो विकी गोस्वामी से मिलने गया उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। तो रॉबर्ट को मार के विकी गोस्वामी ने, ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका का बिजनेस जो है टेक ओवर कर लिया था। लेकिन 1995 में जब उसको मार दिया रॉबर्ट को, तो ये जो है विकी गोस्वामी थोड़ा अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि इसको वो कैप्चर, जो इसके साथ के जो लोग थे रॉबर्ट के, वो उसको ढूंढ रहे थे, तो इसकी जान को खतरा था। तो इसलिए ये जो है वहाँ से अंडरग्राउंड होके साउथ अफ्रीका में अपना साम्राज्य फैलाने लगा, और 1997 में ये दुबई में अरेस्ट होता है। अब जब दुबई में ये अरेस्ट होता है तो पता चलता है जो खोर खफान एरिया है जहाँ पे इसने फैक्ट्री लगाई हुई थी मैंड्रिक्स की, उसका बांडा फोड़ होता है, और जब बांडा फोड़ होता है तो इसको अरेस्ट किया जाता है और इसको लाइफ सेंटेंस दिया जाता है, मतलब कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि दुबई में ड्रग्स के ऊपर कोई भी जो है रियायत नहीं है। और इसी बीच में जब इसका अरेस्ट होता है तो इसी बीच में पता चलता है कि अबू सलेम भी इस काम में इसको जानता है और इसके साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व है। तो अबू सलेम भी अरेस्ट होता है, लेकिन अबू सलेम जो है छूट जाता है शायद डी कंपनी के इन्फ्लुएंस से, कि उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन विकी गोस्वामी के ऊपर केस चलता है क्योंकि फैक्ट्री का मालिक वही था, और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती। जब उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है तो ये अंदर से ही बैठ के काफ़ी कुछ ऑपरेट करता है। जब ये 1997 में अरेस्ट हुआ तो इसने जो है कोलंबियन कार्टेल का इस्तेमाल किया, मतलब कि उनकी हेल्प ली। तो अब यहाँ पे कोलंबियन कार्टेल का भी इन्वॉल्वमेंट आपको समझ में आ रहा होगा और देखने मिल रहा है। जो कोलंबियन कार्टेल का विकी गोस्वामी ने कैसे अपना उसके साथ गठजोड़ किया, गठजोड़ करके कहाँ कोलंबियन माफिया का
उसने बेनिफिट लिया वो इस तरीके से लिया कि जो विक्की गोस्वामी का जो पैसा था वो मनी लॉन्डर जो करता था वो कोलंबियन ड्रग कार्टेल करता था थ्रू साउथ अफ्रीका, थ्रू कनाडा और यूएसए। तो अब आप सोचिए कि जो विक्की गोस्वामी है जिसके बारे में इंडिया में सिर्फ यही निकला कि ये ममता कुलकर्णी से का हस्बैंड है या उसका प्रेमी है, लेकिन ये कोई किसी ने आज तक नहीं क्लियर किया या बताया कि इसका जो गठजोड़ था वो कोलंबियन माफिया के भी साथ था और कोलंबियन माफिया को इसने इस्तेमाल किया अपना मनी लॉन्डर करने के लिए। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि ममता कुलकर्णी जो है कैसे जो है विक्की गोस्वामी से मिली। जैसा मैंने बताया था कि छोटा राजन इसके टच में था और ये लोग आपस में कुछ बिजनेस किया करते थे सेफ पैसेज के लिए। तो विक्की गोस्वामी ने को जो है ममता कुलकर्णी से छोटा राजन ने दुबई में मिलवाया था और वहाँ से जो है इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। तो अब आप देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। कोलंबियन माफिया है, एक रॉबर्ट रॉक्स है जो साउथ अफ्रीका का ड्रग लॉर्ड था जिसका मर्डर गोस्वामी ने कर दिया, और कितने सारे इसमें ऐसे कैरेक्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है समझने की कि जिसको विक्की गोस्वामी को इंडिया में सिर्फ एक ड्रग स्मगलर बताया गया, उसका गठजोड़ कोलंबियन माफिया। और कोलंबियन माफिया जो है ड्रग कार्टल जो है, कोलंबियन ड्रग कार्टल, लेट मी करेक्ट, कोलंबियन ड्रग कार्टल जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्टल माना जाता है ड्रग्स के मामले में। तो सोचिए कि विक्की गोस्वामी की पहुंच ड्रग्स के मामले में कहां तक थी और किस तरीके से उसने ड्रग कार्टल्स को यूज़ किया अपना पैसा मनी लॉन्डर करने के लिए। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इसके जो थे इंटरनेशनल कनेक्शन से बहुत बड़े के लेवल के, और ये खुद बहुत बड़ा एक ड्रग लॉर्ड था। इसी बीच में आपको एक और मैं बात बताता हूँ कि 2012 में जो है इसको रिलीज़ कर दिया जाता है दुबई से कि इसको अच्छे व्यवहार के लिए, क्योंकि 25 साल की सज़ा होती है वहाँ पे। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है दुबई में, जो मेरे को जितना जानकारी मिली उसके हिसाब से 25 साल की सज़ा होती है, और इसकी जो है 25 साल की सज़ा जो है वो 15 साल की हो गई, और 15 साल से घट के जो है इसको जो है 2012 में जो है रिलीज़ कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया कि 1997 में जब ये अरेस्ट हुआ तो ये जेल से ही ऑपरेट करता था। ऑपरेट करने में अपना ही वहीं से मोबाइल नेटवर्क के थ्रू मैंड्रेक्स का बिजनेस करता था। और कुछ लोग, खासकर कीनियन मीडिया जो है, कीनिया की जो मीडिया है, वो ये बात कोट करती है कि जो दुबई में इसको जो ये माफ़ी मिली वो इसलिए मिली क्योंकि इसके जो संबंध थे वो वहाँ के कुछ हाई क्लास ऑफिशियल्स के साथ थे, और उन्हीं की मदद से ये जेल में भी बैठ के अपना ड्रग का मतलब कि मैंड्रेक्स का बिजनेस जो है संभाला करता था। दूसरी तरफ जब ये रिलीज़ होता है 2012 पे तो ये दुबई से पहुंच जाता है कीनिया, और कीनिया जो है ये पहुंचता है एक इंडियन फेक पासपोर्ट के ऊपर, और उस पर जो है जो वीज़ा लगा होता है कीनिया का वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगा हुआ होता है। अब इस पर भी आते हैं, लेकिन वो 2012 का एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब ये छूटा तो ऐसी खबर कीनियन मीडिया ने दी थी बाद में, और मतलब कि लेटर ऑन कि ये जो छूटा वो वहाँ के आपसी एक डील हुई थी किसी से, वहाँ की पुलिस से या गवर्नमेंट से या किसी से भी हाई ऑफिशियल से, और उसके क्या डील थी वो कोई नहीं बता पाया, लेकिन उस डील की बदौलत जो है ये वहाँ से छूटा और वहाँ से कीनिया फ्लाई किया फेक इंडियन पासपोर्ट के ऊपर, और उस पर जो वीज़ा लगा था वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगा था। तो इसको जो आज दुनिया जानती है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे वीज़ा इजीली मिल जाता है, और इसने जो है इन्वेस्टमेंट भी किया कीनिया में, और उसने दिखाया कि मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री जो है कीनिया में लगाऊंगा, और उस जगह लगाऊंगा, उस टाउन का नाम है किलीफी। किलीफी एक कीनिया का टाउन है, और वहाँ पे जो है इसने जो वीज़ा लिया ये कह के लिया कि मैं यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाऊंगा, और वो सीमेंट की फैक्ट्री भी लगी। लेकिन उस सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट नहीं बना, मैंड्रेक्स बनी। मैंड्रेक्स बनी और ये फिर से जो है वहाँ पे अफ्रीका के जोन में काफ़ी बड़ा ड्रग लॉर्ड हो गया। 2013 में जो है विक्की गोस्वामी टच में आता है बख्ताश ब्रदर्स से। बख्ताश ब्रदर्स जो है कीनिया की एक नोटेबल क्राइम फैमिली है, जिसको कहा जाता है कि जिनकी जनरेशन ही क्राइम में है, और ये लोग भी बहुत सारे ड्रग्स का कारोबार करते थे।
तो बख्ताश के संपर्क में आया और वहाँ पे जो है इन दोनों की टाई अप हुए और ये पार्टनरशिप में काम करने लगे। एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये व्यक्ति है वो बख्ताश है, जो कि वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, कॉलर है। ये उसका पार्टनर है और ये जो फ़ोटो ली गई है ये इनके मतलब कि कीनिया के जो सिटी है वहाँ की है, मोम्बासा की। और ये जो होटल का तस्वीर है और कहा जाता है कि ये जो होटल है वो विकी गोस्वामी और उसके पार्टनर बख्ताश का ही है। और एक फ़ोटो आप ये देख रहे हैं विकी गोस्वामी की, ये भी उसी होटल की है जहाँ पे ये बख्ताश और विकी गोस्वामी अक्सर मीटिंग्स किया करते थे और पार्टी किया करते थे। ये दोनों फोटोग्राफ्स जो हैं आपको कहीं भी मीडिया में आज तक नहीं दिखाई गई हैं, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स हैं। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ और फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। एक फ़ोटो में बख्ताश है और उसके साथ उसका वकील है, और दूसरी तरफ एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें जो है विकी गोस्वामी हैं और उनके वकील हैं, लोकल वकील जो होते हैं लोकल केसेस लड़ने के लिए, और बख्ताश है जो कि केक कट कर रहे हैं। तो ये शायद कोई सेलिब्रेशन था, कोई कुछ केस जीता था या कोई बर्थडे पार्टी थी या कोई भी एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे ये केक काट रहे हैं। तो जो शुरू के दो फोटोग्राफ थे जिसमें आपने वो होटल वाला देखे, वो एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स हैं, वो आज तक किसी मीडिया में नहीं छपे हैं। और ये जो दो फोटोग्राफ्स हैं ये भी कभी भी इंडियन मीडिया में नहीं छपे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कीनिया में जो लाइफस्टाइल थी विकी गोस्वामी की, वो बिल्कुल एक हाई क्लास बिजनेस इंडिविजुअल की थी, लेकिन जो उसका जो मेन बिजनेस था वो मैंड्रग्स का ही था। अब बात आती है इनको अरेस्ट किया जाता है। कब ये कैसे अरेस्ट होते हैं? डीईए इनके पीछे पड़ी होती है और डीईए जो है जाल बिछाती है, जिसमें इन्होंने जो है 99 केजी यानी 99 किलो हेरोइन जो है बख्ताश और विक्की गोस्वामी ने डीईए एजेंट को सप्लाई की और वो एक केस बना। और वहाँ से इनका केस शुरू हुआ 2015 के आसपास और कीनिया में चला, और 2017 में ये डिपोर्ट हो जाते हैं अमेरिका। जब ये डिपोर्ट होते हैं तो इनको प्राइवेट चार्टर प्लेन में लेके जाया जाता है, ये जो बख्ताश ब्रदर्स हैं और विक्की गोस्वामी हैं, और इनको डीईए के एक प्राइवेट चार्टर में ले जाके अमेरिका में इनके ऊपर केस चलाया जाता है 2017 में। अब 2017 में एक और मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि जो विक्की गोस्वामी है वो स्टेट गवर्नमेंट का विटनेस बन गया, यानी कि वो जो है बख्ताश ब्रदर्स के खिलाफ जो है डीए की तरफ से विटनेस है और उनके खिलाफ जो है गवाही दे रहा है। और दूसरी तरफ ये भी किस्सा कहा जाता है कि जो 2012 में इसको जो जल्दी छोड़ा गया दुबई से, वो इसलिए छोड़ा गया कि इनके जो विक्की गोस्वामी की थी एक वो डील हुई थी कि अगर आप हमें जो है बख्ताश ब्रदर्स की इनसाइड इंफॉर्मेशन देंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे एजेंसीज को, तो हम आपको एक सेफ पैसे आफ्टरवर्ड्स दे देंगे। तो कहते हैं कि इसी वजह से दुबई से छोड़ने के बाद डीए ने और एजेंसीज ने इसको प्लेस किया साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में प्लेस करने के बाद ये बख्ताश ब्रदर्स के साथ आया और 3-4 साल के अंदर ही वो बख्ताश ब्रदर्स जो हैं डीए के कब्जे में आके 2017 में यूएसए डिपोर्ट हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि विक्की गोस्वामी जो है अपनी साख बचाने के लिए या अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एजेंसीज के साथ जुड़ा हो और इन बख्ताश ब्रदर्स की इनसाइड इंफॉर्मेशन डीईए को दे के उन्हीं को फंसवा के और उन्हीं के खिलाफ विटनेस बन के, जो कि बहुत से लोग अपने आप को बचाने के लिए विटनेस बन जाते हैं, वैसे ही विक्की गोस्वामी ने भी किया हो। तो इस एपिसोड में जो विक्की गोस्वामी का एक एपिसोड है कि उसने कहाँ से शुरू किया, किस तरीके से कहाँ कहाँ पहुँचा, किन किन लोगों से मिला, तो इसमें जो है विक्की गोस्वामी की जो आगे हम एपिसोड्स करेंगे उसमें इन कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, जो लोगों के इसके पार्टनर्स थे वो लोग कौन थे, वो कहाँ कहाँ दिखे गए। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होंगे आने वाले टाइम में विक्की गोस्वामी से रिलेटेड। जो आज का एपिसोड था वो सिर्फ फोकस था कि विक्की गोस्वामी कौन था, किन किन लोगों के साथ उसने बिजनेस किया और वो लोग कौन थे और वो लोग कहाँ कहाँ सेटल्ड थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड एक जानकारी दिया होगा विक्की गोस्वामी की लाइफ से रिलेटेड, और जल्दी ही जुड़ेंगे अगले एपिसोड में। और जुड़े रहिए हमारे साथ दास्तान सीज़न 3 में। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विराम।